गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स, यानी जो प्रवर्तक हैं उनके क्या दायित्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ जो ज़रूरी जानकारी है लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स के बारे में वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स के बारे में डिटेल से समझा था। देखिए, प्रमोटर्स वह व्यक्ति होते हैं और उन ग्रुप ऑफ पर्संस को भी प्रमोटर्स के नाम से जान सकते हैं जो किसी कंपनी फॉर्मेशन के लिए कार्य करते हैं और अपनी पर्सनल कैपेसिटी के आधार पर, ठीक है ना, जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करते हैं कंपनी फॉर्मेशन के लिए। जैसे कोई एडवोकेट हेल्प करता है फॉर्मेशन में, कोई सीए हेल्प करता है, कोई कंपनी सेक्रेटरी हेल्प करता है, कोई एडवाइजर है वो हेल्प करता है। तो ये सभी लोग हैं वो प्रोफेशनल कैपेसिटी के आधार पर काम कर रहे हैं कंपनी फॉर्मेशन के लिए, तो इन्हें हम प्रमोटर्स नहीं कहेंगे। जो पर्सनल कैपेसिटी के आधार पर काम करते हैं, जो पर्सनली रिस्क बियर करते हैं कंपनी फॉर्मेशन के संबंध में और कंपनी निर्माण के लिए, फॉर्मेशन के लिए जो आइडिया कंसीव करते हैं और उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कंपनी को स्थापित करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उन लोगों को हम प्रमोटर्स के नाम से जानते हैं। प्रमोटर्स एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी कंपनी के निर्माण की कल्पना करते हैं, जो है आइडिया अपने माइंड में जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं और फिर उसके बाद कंपनी स्थापित कर रहे हैं, तो आप सभी उसके प्रमोटर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि आप किसी एडवोकेट की क्योंकि देखिए आपको जानकारी नहीं है कि क्या प्रोसीजर है, उसके लिए आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट की हेल्प लेते हैं, लीगल एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं, तो वो सभी लोग प्रमोटर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि दे जस्ट असिस्टिंग यू, ठीक है ना। वो आपको असिस्ट कर रहे हैं, आपको आपकी हेल्प कर रहे हैं फॉर्मेशन की प्रक्रिया में और उसके बदले वो फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो ड्यूटीज जो डिफाइन की गई, अब प्रत्येक प्रमोटर से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने ड्यूटीज को जो है ड्यू केयर एंड डिलीजेंस के साथ, ठीक है ना, पूर्ण रूप से जो भी है समझ एवं जो परिश्रम है उसका पालन करते हुए अपने ड्यूटीज और या जो कर्तव्य है उनका निष्पादन करें। बट कई बार जो प्रमोटर्स है अपने ड्यूटीज को सही तरीके से जो है पूरा नहीं करते हैं, तो उस केस में उन पर जो उन लायबिलिटीज है, उनका दायित्व है वो फिक्स किया जा सकता है, ठीक है ना। और हो सकता है कि कुछ केसेस में उन पे जो फाइन्स है, पेनल्टी, जुर्माना, वो भी लग सकता है और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए प्रमोटर्स का ये एक प्रकार से के लिए ज़रूरी है कि वो कंपनी एक्ट में जो प्रमोटर्स के ड्यूटीज बताए गए हैं उनका सही तरीके से पालन करें और जो भी गाइडलाइंस है कंपनी फॉर्मेशन का उनका सही तरीके से पालना करें, ठीक है। तो अब हम देखिए लायबिलिटीज ऑफ प्रमोटर्स के बारे में पढ़ेंगे और समझते हैं कि फर्स्ट जो लायबिलिटी है वो किसके संबंध में अराइज हो सकती है। लायबिलिटी फॉर फर्निशिंग liability for furnishing false information for incorporation, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि कंपनी के प्रमोटर्स ने
कंपनी का समामेलन या इनकॉर्पोरेशन किन्हीं झूठी सूचनाओं के आधार पर, गलत तथ्यों के आधार पर यदि कंपनी का रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन या पंजीयन करवाया है तो उस केस में प्रमोटर्स पर कार्रवाई की जा सकती है और उनके लिए जो प्रमोटर्स हैं उनके लिए जो इम्प्रिजनमेंट और जो पेनल्टी है, इकोनॉमिक पेनल्टी, वो भी उन पर लगाई जा सकती है। ठीक है, अब इसमें देखिए किस प्रकार से जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है वो हो सकती है इनकॉर्पोरेशन के संबंध में। ठीक है, उसके ग्राउंड्स और रीजंस क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट, बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स, बाय फर्निशिंग एनी false information or representation or अब देखिए फॉल्स हो सकता है इंफॉर्मेशन, और दूसरा इसमें जो है और इनकरेक्ट, ये भी आप ध्यान रखें। देखिए यदि किसी प्रकार के जो फॉल्स डॉक्यूमेंट पर या गलत सूचनाओं के आधार पर जो यदि कंपनी का रजिस्ट्रेशन, पंजीयन करवाया जाता है तो उस केस में प्रमोटर्स पर कार्रवाई जो है निश्चित रूप से की जा सकती है। ठीक है, तो ये ग्राउंड हो सकता है प्रमोटर्स की लायबिलिटी को फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट है बाय सप्रेसिंग, बाय suppressing any material fact, or information in any of the documents filed, in any of the documents filed। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है कंपनी के इंफॉर्मेशन के लिए, यदि वह एक प्रकार से जो उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई मटेरियल, महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उनको छिपाया गया है, उनको हाइड किया गया है, सप्रेस किया गया है। सप्रेस करने का मतलब क्या है, उनको छिपाना है ना, ठीक है ना, किसी तरीके दबा के रखना। तो यदि इस प्रकार का कार्य किया गया है और सही जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है, जानबूझकर छिपाना है तथ्यों को या सूचनाओं को, या गलत तथ्य प्रस्तुत करना है, तो उनके आधार पर भी जो प्रमोटर्स है उन पर कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट, बाय सप्रेसिंग एनी material facts or information in any of the declaration made in
any of the declaration made। अब देखिए, यदि देखिए, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो उसके अंदर जो भी प्रमोटर्स हैं वो डिक्लेरेशन देते हैं, जो भी लीगल एक्सपर्ट हैं जैसे एडवोकेट है, सीए है, सीएस है, उनकी तरफ से भी डिक्लेरेशन दी जाती है। कंपनी के जो प्रारंभिक या जो डायरेक्टर्स हैं, प्रथम डायरेक्टर बनने के लिए जो सहमत होते हैं, उनके द्वारा भी जो डिक्लेरेशन है वो दी जाती है। किसी भी प्रकार के डिक्लेरेशन में यदि कोई तथ्य छुपाया गया है या कोई गलत सूचना दी जाती है तो उसके आधार पर भी जो प्रमोटर्स है उन पर कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि देखिए, प्रमोटर्स है, उन्हें बहुत सारी जगह जो है डिक्लेरेशन, जिसको हम एक प्रकार से स्व घोषणा के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो अपनी बात है जो है पूरे सही तरीके से रखते हैं, ठीक है ना। जैसे उन्होंने लिखा कि जो भी डॉक्यूमेंट है उन्होंने सही तरीके से जो है और एकदम बिना किसी हेर फेर के, ठीक है, जो है अटैच किए हैं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी बात को, तथ्य को छुपाया नहीं गया है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं वह सही है। तो ये सभी के बारे में जो भी रिक्वायर्ड जो डिक्लेरेशन है प्रमोटर्स की तरफ से, उनमें कोई यदि जानबूझकर तथ्य को छुपाया गया है या गलत तरीके से पेश किया गया है तो प्रमोटर्स पर कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है बाय एन फ्रॉडुलेंट एक्शन, बाय एनी फ्रॉडुलेंट एक्शन अब देखिए, किसी प्रकार का जो कपटपूर्ण जो कार्य है यदि प्रमोटर्स के द्वारा किया जाता है कंपनी फॉर्मेशन के लिए, कंपनी निर्माण के संबंध में, तो फिर प्रमोटर्स पर लायबिलिटी फिक्स की जा सकती है। यानी देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि लायबिलिटी फर्स्ट किस केस में होगी कि यदि फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के पंजीयन या रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फॉल्स, झूठी सूचना, ठीक है ना, यदि प्रस्तुत की जाती है झूठी सूचना के आधार पर जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करवा लिया जाता है, तो फिर जो है प्रमोटर्स की लायबिलिटी फिक्स हो सकती है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। और उसके ग्राउंड्स क्या है फॉल्स इंफॉर्मेशन के, ठीक है ना। फर्स्ट है बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन, या तो आप जो है झूठी सूचनाओं के आधार पर या गलत जो है डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। सेकंड क्या हो सकता है, बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड, और जो भी आप डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है ना, तो उन डॉक्यूमेंट के संबंध में आप कोई भी बात है या कोई महत्वपूर्ण सूचना है, जानकारी है, उसको आप सप्रेस कर देते हैं, हाइड कर देते हैं जानबूझकर, ठीक है ना। तो फिर थर्ड जो ग्राउंड क्या है, बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट और इंफॉर्मेशन इन एनी ऑफ द डिक्लेरेशंस मेड, जो प्रमोटर्स के द्वारा डिक्लेरेशन की जाती है, घोषणा की जाती है किसी महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में, यदि उसमें आपने कोई तथ्य छुपाए हैं या गलत तरीके से पेश किए हैं तो फिर जो है प्रमोटर्स पर कार्रवाई की जा सकती है। बाय एनी फ्रॉडुलेंट एक्शन, देखिए आपने कोई घूस देकर, ठीक है ना, कंपनी रजिस्ट्रार को गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया या किसी तरीके से फ्रॉड करके, तो फिर उस केस में भी प्रमोटर्स पर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो ये सभी ग्राउंड है फर्स्ट पॉइंट्स में। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लायबिलिटी है उसको पढ़ेंगे।
सेकंड है लायबिलिटी फॉर misleading prospectus अब देखिए प्रोस्पेक्टस क्या है। प्रोस्पेक्टस उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं जिसका यूज कंपनी पब्लिक को जो है शेयर ऑफर करने के लिए करती है या पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करती है, ठीक है। जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से उसे हम प्रोस्पेक्टस या प्रविवरण के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो प्रोस्पेक्टस है उसमें कंपनी के संबंध में पूरी जानकारी रहती है। कंपनी का पिछले 3-4 सालों में जो भी लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर होंगे उनमें कितना प्रॉफिट है, लॉस क्या है, ठीक है ना, किस पर्पज के लिए कंपनी है फंड रेज कर रही है, शेयर इशू का कारण क्या है, और जो भी पैसे कंपनी जो है शेयर इशू करने के बाद में उसे प्राप्त होंगे उनका वह इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करेगी, इन सभी की जानकारी है कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में देती है। अब देखिए प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग कब हो जाता है, कोई बात जो सही नहीं है, यदि आप उसको जो बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, आप जो भी फैक्ट्स हैं उनके साथ आप कोई एक प्रकार से जो मिलावट है जो उनके साथ जो है ना उस प्रकार का यदि आप कोई कार्य करते हैं, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना है ना इस प्रकार के, तो यदि आप झूठी सूचनाएं देते हैं प्रोस्पेक्टस में तो वह प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग हो जाता है, ठीक है ना। लायबिलिटी फॉर मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। और देखिए यदि मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस के आधार पर यदि किसी भी पार्टी का किसी ने भी यदि शेयर परचेज किए कंपनी के और उसे लॉस हुआ है तो उस लॉस की भरपाई के लिए जो है प्रमोटर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, और ना केवल उस लॉस की भरपाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे बल्कि कानून के आधार पर भी जो प्रोस्पेक्टस में गलत सूचनाएं देने के कारण उस पर भी प्रमोटर्स पर इंडिविजुअल एक्शन लिया जा सकता है, एडिशन फ्रॉम द लॉस कंपनसेटेड टू थर्ड पार्टी, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि पिछले 5 वर्षों में कंपनी को लगातार लॉस हो रहा है और कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने लिखा कि कंपनी पिछले 5 वर्षों में से लगातार जो प्रॉफिट में है, तो ये बात देखिए कितनी जो एक प्रकार झूठ है, गलत बात है। तो इसके आधार पर यदि कोई आदमी झूठी सूचनाओं के आधार पर कंपनी में शेयर परचेज कर लेता है, बाद में पता चलता है कि भाई उसके साथ जो है धोखा हो गया, तो वह व्यक्ति उन प्रमोटर्स पर केस कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन इन कंपनीज प्रोस्पेक्टस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लायबिलिटी फॉर contravention of provisions as to issue of securities in private placement mode, प्राइवेट प्लेसमेंट मोड। अब देखिए यहां पर जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट का जो है यूज करती है, अब देखिए जब कोई भी कंपनी शेयर इशू करने के लिए या तो पब्लिक
जो है पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है, इनवाइट कर सकती है। कई बार पब्लिक को शेयर इशू नहीं करती है और प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जो पूंजी है या कैपिटल है उसकी व्यवस्था की जाती है। यदि प्राइवेट प्लेसमेंट से संबंधित किसी भी प्रोविजन का कंपनी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है, कॉन्ट्रावेन किया जाता है, तो उस केस में उस पर जितना भी ऑफर अमाउंट है, जितने के शेयर ऑफर कर रहे हैं या जो इनविटेशन अमाउंट है जितने, या फिर हो सकता है 2 करोड़ रुपए, ठीक है, जितने जो भी अधिक हो उतनी राशि के लिए उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट एक तरीके से जो कैपिटल इश्यू करने का एक तरीका है जिसमें पब्लिक को जो है शेयर ऑफर नहीं किए जाते, बल्कि जो इंस्टीट्यूशन है उनको शेयर जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी के आधार पर ऑफर किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, और देखिए यदि प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर जो शेयर ऑफर करे हैं और उसमें किसी प्रकार के जो प्रोविजंस का उल्लंघन या कॉन्ट्रावेन किया है, तो फिर क्या है कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट कैंसिल हो जाएगा और जो भी उन्हें पैसा प्राप्त हुआ है कंपनी को, उस पैसे को विदिन 30 डेज 30 दिनों के भीतर वो पैसा वापस उन लोगों को या उन संस्थाओं को करना है जिनको जिन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर शेयर्स ऑफर किए गए थे। नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर आइटम्स और नॉन डिस्क्लोजर आइटम्स ऑफ स्पेशल बिजनेस अब देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी। देखिए यदि कंपनी जो मीटिंग बुलाती है, ठीक है ना, कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं, उस मीटिंग के अंदर जो 2 पर्पस होते हैं। एक, किसी प्रकार का जो जनरल प्रस्ताव है वह पारित करना। जनरल प्रस्ताव है जो एक प्रकार से जनरल बिजनेस के लिए, जनरल बिजनेस अफेयर्स के लिए कंपनी के, उसके लिए जो है पारित किया जाता है। यदि कोई स्पेशल जो ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है या रेजोल्यूशन पारित किया जाता है कंपनी के मीटिंग में, और उस मीटिंग की जब सूचना दी जाती है, ठीक है ना, नोटिस ऑफ द मीटिंग। देखिए मीटिंग करने से पहले सभी जो मेंबर्स हैं उन्हें उस मीटिंग की सूचना दी जाती है नोटिस के माध्यम से, ठीक है ना, एडवांस में। और उस मीटिंग के साथ जो एनेक्सर होते हैं, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट जो है संलग्न करने पड़ते हैं कि जो मीटिंग के अंदर किस प्रकार की चर्चाएं की जाएगी, क्या डिसीजंस लिए जाएंगे। देखिए किसी मीटिंग में यदि कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन जो है किया गया है और उस मीटिंग के नोटिस में उस स्पेशल ट्रांजैक्शन की सूचना मेंबर्स को नहीं दी गई है, ठीक है ना, तो उस केस में यदि इस प्रोविजंस का उल्लंघन करते हैं जो कंपनी के प्रमोटर्स, तो उन पर 50,000 रुपए तक, या जो उन्होंने उस स्पेशल ट्रांजैक्शन को से यदि प्रमोटर्स ने कोई बेनिफिट या प्रॉफिट कमाया है तो उस प्रॉफिट के 5 गुना तक उन पर जुर्माना या पेनल्टी फाइन के रूप में लगाई जा सकती है। एग्जाम्पल क्या है कि एक कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है,
ठीक है ना, जिसके लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और उसके लिए 1 महीने बाद मीटिंग रखी जाएगी, तो प्रमोटर्स का ये लायबिलिटी है कि जो मीटिंग होती है उससे पहले जो मेंबर्स हैं उनको सूचित करें और उसके अंदर जो नोटिस ऑफ मीटिंग भेजा जाता है प्रत्येक मेंबर के पास, उसमें मीटिंग का एजेंडा है और मीटिंग के अंदर क्या जो कार्रवाई की जाएगी, कौन से रेजोल्यूशंस है वो रखे जाएंगे, ठीक है ना, या कौन से प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, विशेष जो बिजनेस कार्य हैं वो कौन से किए जाएंगे और सामान्य जो बिजनेस कार्य है वो कौन से किए जाएंगे, इन सब की जानकारी है वो नोटिस के अंदर देनी ज़रूरी होती है ताकि सभी मेंबर है उसके लिए पूरा होमवर्क करके या पूरी तैयारी के साथ मीटिंग में शामिल हो सके। लेकिन कई बार क्या करते हैं प्रमोटर्स जो है इस बात की जानकारी नहीं देते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है ना, और उन्हें बुला लिया जाता है। तो इस प्रकार की यदि गलती प्रमोटर्स करते हैं तो उनके लिए जुर्माने की व्यवस्था की गई है और उस उल्लंघन के लिए उन्हें जो है उनकी लायबिलिटी फिक्स की जा सकती है। नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर फेल्योर liability for failure to repay money or restore property अब देखिए कई बार जो कंपनियां हैं उन्हें लगातार जो लॉसेस हैं किसी न किसी कारण से जो है उठाने पड़ते हैं या लगातार जो कई वर्षों से एक प्रकार से लॉस होता रहता है। ऐसे में इस प्रकार की कंपनियों को हम एक सिक कंपनी के नाम, बीमार या रुग्ण कंपनी के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो बीमार या सिक कंपनीज होते हैं उसके रिवाइवल के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, ठीक है ना, उसके पुनर्निर्माण के लिए जो योजनाएं लाई जाती है कंपनी की तरफ से, ठीक है ना, ताकि उस कंपनी के जो भी डेब्ट्स हैं उनको कम किया जाए, जो लॉसेस हैं उनको कम किया जाए और कंपनी को जो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट है उसकी तरफ उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो इस प्रकार के रिवाइवल स्कीम के दौरान यदि ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि कंपनी फॉर्मेशन के समय, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के समय जो कंपनी के प्रमोटर्स थे उनके द्वारा कुछ फ्रॉड किए गए हैं या कंपनी की जो असेट्स है उसको ज़बरदस्ती उन्होंने रोक रखा है या वो उसका मिसयूज कर रहे हैं प्रमोटर्स, तो फिर उस केस में जो ट्रिब्यूनल है कंपनी जो अधिकरण है वो उन पर लायबिलिटीज फिक्स कर सकता है। ठीक है, देखिए कंपनी की जो असेट्स है उसका उपयोग केवल कंपनी ही कर सकती है, ठीक है ना, जो प्रमोटर्स है वो नहीं कर सकते क्योंकि प्रमोटर्स और कंपनी दोनों का जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट है। इसलिए यदि एक प्रकार से बिना किसी वैलिड रीजन के जो कंपनी की असेट्स का यदि प्रमोटर्स यूज कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं या उसको जबरदस्ती होल्ड करके रखा है, रिटेन करके रखा है, ठीक है ना, तो फिर उसको अनजस्टिफाइड पोजीशन के रूप में, ठीक है ना, तो फिर उस केस में उन पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, और ये तब होता है जब कोई सिक कंपनी के रिवाइवल के लिए ट्रिब्यूनल के हेल्प से, ठीक है ना, कोई स्कीम या जो योजना लाई जाती है ताकि कंपनी को घाटे से उबारा जाए और उसको नए सिरे से उसके व्यापार को शुरू किया जाए। ठीक है, तो उस समय यदि ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी फॉर्मेशन के समय
कंपनी के प्रोमोटर्स ने यदि कोई कंपनी के साथ फ्रॉड किया है या गलत तरीके से कंपनी की संपत्ति को रोक कर रखा है या उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो उन केस में ट्रिब्यूनल उनको प्रोमोटर्स को लायबल ठहरा सकता है। नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर नॉन कोऑपरेशन। लायबिलिटी फॉर नॉन कोऑपरेशन ऑफ कंपनी लिक्विडेटर for non-cooperation of company liquidator अब देखिए एक बात और समझना है कि कंपनी का जो समापन होता है, कंपनी समापन क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी समापन या कंपनी लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के समय ये एक प्रकार से जो कंपनी का डिसोल्यूशन होता है, वाइंडिंग अप, जिसमें उससे पहले की प्रक्रिया होती है। डिसोल्यूशन का यानी कंपनी हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है, एक प्रकार से डेथ इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है ना। कानून की नज़र में जो कंपनी का जो अंत है वह डिसोल्यूशन के द्वारा हो जाता है। डिसोल्यूशन से पहले जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम कहते हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के अंदर कंपनी की जो असेट्स होती है, प्रॉपर्टी होती है, उनको सेल करके जो भी धन रिकवर किया जाता है उस पैसे को जो भी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं या कंपनी को जिन्होंने लोन दे रखा है, फाइनेंसर्स हैं, उनको भुगतान किया जाता है, ठीक है ना। और जो भी पैसा फिर बच जाता है तो उसको कंपनी के मेंबर्स में बांट दिया जाता है। और उसके लिए जो प्रेफरेंशियल जो मेथड्स हैं, ठीक है, पहले जो सिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है ना, उन्हें पैसा दिया जाता है। इस प्रकार से जो लिक्विडेशन के समय जो भी पैसा इकट्ठा होता है कंपनी की प्रॉपर्टी को या एसेट्स को सेल करने के बाद, तो देखिए ये सब काम करने के लिए जिस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं उसे हम कहते हैं कंपनी लिक्विडेटर या निस्तारक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब यदि निस्तारक के जब लिक्विडेशन की प्रोसेस के लिए कार्य करता है तो वह प्रोमोटर से हेल्प ले सकता है। यदि प्रोमोटर कंपनी लिक्विडेशन के समय लिक्विडेटर की हेल्प नहीं करते हैं तो उस केस में उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये व्यवस्था है कि जो कंपनी प्रमोटर्स हैं वह कंपनी के लिक्विडेशन के समय जो लिक्विडेटर है उसकी हेल्प करें। कंपनी लिक्विडेटर, और यदि हेल्प नहीं करते हैं प्रोमोटर्स कंपनी लिक्विडेटर का तो उस केस में उन्हें 6 महीने की जेल हो सकती है और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और दोनों से भी उन्हें पनिश किया जा सकता है। जुर्माना भी लग सकता है और 6 महीने तक की जेल, ये दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। liability for preliminary contracts अब देखिए प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है। जो कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी निर्माण के लिए कंपनी के प्रमोटर के द्वारा कंपनी के रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन से पहले किए जाते हैं उन्हें हम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से जानते हैं या प्रारंभिक अनुबंध के नाम से, ठीक है ना। ये अभी तक कंपनी का जैसे इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, तो उससे पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें प्रमोटर्स के द्वारा किया जाता है। और किसके लिए? कंपनी निर्माण के लिए। अब देखिए कंपनी के निर्माण के बाद यानी इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के बाद यदि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को
कंपनी के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है तो उनके लिए जो है कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी थर्ड पार्टी के प्रति। और यदि कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स को अडॉप्ट या एक्सेप्ट नहीं करती है, उनको कंफर्मेशन नहीं देती है, तो उस केस में उन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए प्रमोटर ही इंडिविजुअल कैपेसिटी के आधार पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो ये लायबिलिटीज है प्रमोटर्स के संबंध में। तो उम्मीद है आपको ये जो चैप्टर है वह समझ में आया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।